Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज की जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे उसमें हम शोल्डर जॉइंट की बात करेंगे जिसमें एनाटॉमी और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे और रोटर कफ जो ग्रुप जो मसल्स हैं उन्हों के बारे में हम डिटेल के बात करेंगे। उसके अलावा कॉमन काज शोल्डर के जो कॉमन काज जो पेन होते हैं उसकी किसकी वजह से होते हैं उसकी हम डिटेल पे बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे रिस्क का फैक्टर फॉर द रोटर कफ इंजरी या रोटर कफ इंजरी में कौन से ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिन्हों को रिस्क ज़्यादा होता है कौन सी चीज़ उस पर हम डिटेल के बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन सी हम डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी और स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। देखिए किसी भी इंजरी को किसी की डायग्नोसिस को करने के लिए शोल्डर जॉइंट से पहले उसको अंडर समझने से पहले बेसिक उसकी जो प्रिंसिपल रूल है उसके हमें एनाटॉमी का पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो बेसिक एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे हमने पहले बेसिक एनाटॉमी में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसमें बोन्स आती हैं मेन चीज जो जॉइंट में शोल्डर जॉइंट में है जो कंधा है जिसमें जो बोन्स आती हैं 3 किस्म की बोन्स होती है। नंबर पर जो अपर बार्म में जो आती है उसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें। और दूसरी आती है शोल्डर ब्लेड जिसको स्कैपुला भी कहते हैं जिसको फर्निंग भी कहते हैं पीछे बैक की, वो दूसरी बोन्स का वो नाम है। और तीसरी जो बोन आती है जिसको हम कॉलर बोन या क्लेविकल भी कहा जाता है जिसमें ये 3 मेन जो बोन्स हैं जिन्हों का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा जो शोल्डर जॉइंट है उसको जो है हम बॉल सॉकेट भी कहा जाता है। ये इसको बॉल सॉकेट होता है। इसकी जो पोजीशन होती है एक टी की तरह होता है। नेचुरली एक डिज़ाइन दिया है कुदरत ने जो बनाया और क्योंकि ये मूवमेंट के लिए देयरफॉर जो हमारी बॉडी है उसको मूवमेंट के लिए सराउंडिंग और क्या होता है इसको एक जो स्ट्रक्चर बन गया बोन्स का। उसके अलावा उसमें सराउंडिंग इसके जो चारों तरफ जो होता है मसल्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं लेगामेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमारे मूवमेंट्स को में हेल्प करते हैं। टेंडन्स का हमने पहले बता दिया था जहां भी मसल्स जो बोन के साथ अटैच होते हैं उनका जो छेड़ा होते हैं उसको टेंडन्स कहते हैं। और लेगामेंट जो होते हैं वो जॉइंट को दो बोन्स को मिलाने वाले जो होते हैं उसको जोड़ को उसमें उसको लेगामेंट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारी जो है जॉइंट की आप इस पिक्चर में आप देख सकते होंगे जिसमें ये शोल्डर में आ रहा है शोल्डर जॉइंट में आ रहा है जिसमें आपने ये सामने ह्यूमरस बोन्स का नाम बताया। उसके बाद क्लेविकल बोन जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है और उसके बाद तीसरा था स्कैपुला जिसको शोल्डर के पीछे जो फनी वाली जो बैक साइड में बोन आप देख रही हो ब्लेड टाइप ये आती है इसको स्कैपुला कहते हैं। ये हमारी बेसिक एनाटॉमी थी जो आपको समझ में आ गई। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके इंटरनल जो मसल जो रोटर कफ मसल्स हैं उनके ग्रुप्स की बात करें उसमें कौन कौन से ये मसल्स आते हैं। देखिए सबसे पहला जो रोटर मसल आता है सुप्रा स्पाइनेटस। एक सुप्रा स्पाइनेटस जो आपने देखे दोनों वेव में इंटीरियर वेव में और पोस्टर वेव दोनों में आप ये पर मसल्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंटीरियर में सब उसके अलावा और दूसरा मसल जो है इंफ्रास्पाइनेटस जो है ये मसल्स हैं और टेरिस माइनर ये मसल हैं। ये वो मसल्स हैं जो हमारे जो शोल्डर को मूवमेंट देने में वो हेल्प करते हैं। इसमें जो है मेन चीज और ये सारे जो अटैच कहाँ होते हैं बोन दोनों जो ना एक छेड़ा जो होता है उन्हों का अटैच होता है कौन से शोल्डर ब्लेड टाइप का बना होता है हमारे जो बैक साइड से लेकर अपर साइड दोनों ज्वाइंट बोन के साथ अटैच किए होते हैं। ये जो मसल कॉमन काज ऑफ शोल्डर पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं कौन कौन से केसेस होते हैं जिनमें आम ये चीज़ें ये शोल्डर कंधे का पेन होता है दर्द होता है जिसको बोलते हैं पेन दर्द को बोलते हैं जो कंधे का दर्द होता है किसकी वजह से होता है वो आपको सबसे पहले डिटेल में शोल्डर सबसे पहला क्या होता है मेजर जो होता है कैटेगरी में कौन से आते हैं टेंडन
इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको बता दिया था कि टेंडन, जहां मसल्स और बोन का ज्वाइंट जब मिलता है उसको हम टेंडन कहते हैं, उसमें हमेशा ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। टेंडनाइटिस दोनों चीज़ें होती हैं। उसका टेंडन टीयर, दूसरा ये हो जाता है कि टेंडन में बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन के साथ टीयर भी आ जाता है, जिसको कट आ जाता है या उसमें सोलिंग हो जाती है। 2-3 चीज़ें इसमें टेंडन में अक्सर होता है। अक्सर टेंडन में उसके अलावा भी जो कैल्सिफिक जो कैल्शियम है वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं इसमें। और इसके अलावा जो अगर प्रॉब्लम की बात करें आर्थराइटिस की, जो बोन की एबनॉर्मलिटी होती है वो भी इसमें शोल्डर्स में आती है। और इसके अलावा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब बोन का टूटना, जिसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। और वो फ्रैक्चर आम एक्सीडेंट, किसी चोट, किसी रीज़न की वजह से ये फ्रैक्चर होता है। और दूसरा इसमें मेन चीज़ हम अगर बात करें तो शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन किसको होते हैं? डिसलोकेशन भी आती है इसमें कंधे का जगह से हट जाना, जिसको हम शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। इसके अलावा हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें, फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है जो कंधा जाम हो जाता है उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और फ्रोजन शोल्डर हमेशा ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट, जिनको शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर लाजमी होता है। ज़्यादातर उन पेशेंटों को ज़्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर्स। और दूसरा फ्रोजन शोल्डर ओवर एज 60 से जो ऊपर हो उनको फ्रोजन शोल्डर के चांस होते हैं। इसके अलावा कैल्सिफिक टेंडनाइटिस, ये भी जो है, जो कैल्शियम का डिपॉजिट होता था टेंडन्स में, ये भी डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा होता है। इसके अलावा मसल्स में जो है कॉमन कासेज हो, शोल्डर पेन में ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बालों का जो नर्व होती है उसका भी जो है जॉइंट के साथ अटैच होता है, जिसे सर्वाइकल स्पाइनलाइटिस हो जाए, गर्दन का जो मोरों की वजह से नर्व का अफेक्टेड जो है कंधे तक आता है, जिससे वो अफेक्टेड हो सकता है नर्व की वजह से। ये वो काज हैं जिन्हों की सबब से, किन्हों की वजह से ये कंधे में बीमारियां जो दर्द की वजह बन सकती है। इससे पहले हम बात करेंगे कॉमन शोल्डर इंजरी। हम डायग्नोसिस के लिए जो केसेस होते हैं उन्हें सही ट्रीटमेंट करने के लिए और उसका डायरेक्शन जो हमें इंश्योर किया जाए, इसको कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हुआ है उसको इजी आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उसी की सही ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जो मसल्स हैं उन्हों के ज्वाइंट के, उन्हों को आप डिटेल में आप देख सकते हैं। इससे पहले जो कॉमन शोल्डर इंजरी में आता है बर्साइटिस होता है, इसका बर्साइटिस होता है अक्सर ज़्यादातर जिसको बरसा भी कहा जाता है, बुरसा भी अब बोल सकते हैं इसको। बुरसा क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड से मतलब कहाँ से मिला जाता है? इस ज्वाइंट में, पिक्चर में देख रहे हो, ये नीले कलर में आप देख रहे हो, इसको बुसरा कहते हैं। ये हमेशा फ्लूइड की तरह बड़ा होता है। इसको सेक हमेशा उसको जो सेक हमेशा पर्दे के में जो बंद होता है अंदर पानी की तरह, उसको सेक कहते हैं, सेक कहते हैं उसको। इसमें हमेशा पानी की तरह होता है। ये इसका काम जो होता है हमारी बोन और मसल के बीच में ये होता है, सामने ज्वाइंट में आप देख रहे हैं, जिसको मूवमेंट देने में जो आपस में ना टकराएं, इसलिए ये मूवमेंट देता है। अक्सर क्या होता है कि बुसा में डिक्रीज अमाउंट इसका जो होता है, इसमें जो है ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोलिंग की वजह से इस पे प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से क्या होगा, सराउंडिंग जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें पेन रेडिकेट करता है। एक इसमें जो सब क्रोमिनल, ये आप ये जो ज्वाइंट देख रहे हो, इसमें सब क्रोमिनल बुसरा जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता है शोल्डर में, कॉमनली इंजरी होता है। इंजरी हो या इन्फ्लेमेशन हो या सोजस, इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हेड में आ रहा है? तो इसके इंक्रीज आप देखो, जब इसको हाथ को, शोल्डर को ऊपर नीचे इंडिकेट करोगे तो ये पेन रेडिकेट करेगा। ज़्यादातर ये इस ज्वाइंट में इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये फ्लूइड से भरा होता है। अभी हम बात करेंगे कॉमन शोल्डर इंजरी, जिसमें रोटर कफ टेंडनस के टीयर्स। देखिए इसमें आप ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट देख रहे हैं। इसमें हमेशा नॉर्मल पार्ट में क्या होता है प्रोसीडिंग, इसमें
अक्सर इसमें जो है कोई सिस्टम नज़र नहीं आती थी, कोई इसमें टीयर आ गया या क्या होगा, लेकिन इसे डायग्नोसिस में टेंडस में आप एक्चुअली जो है इस ऐसी कंडीशन में, ऐसी पिक्चर में आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीज, अगर माइनर होता है तो वो ट्रीटमेंट में कवर हो जाता है, अगर मेजर हो जाए, ज़्यादा इसमें आ जाए तो इसका हल सर्जरी होती है। इसमें टेंडस में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जब इसका हाथ को ऊपर करोगे, ऊपर हाथ होगा तो अनएबल होगा, आपका जो है डिफ़िकल्टी होगी ना, ऊपर नीचे वेट जिसमें से इंडिकेट करेगा टेंडर टीएस, सबसे में सीवियर पेन इसमें महसूस करता है, पेन होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि बंदा हाथ ऊपर नीचे नहीं उठा सकता। और इसके अलावा दूसरा कॉमन शोल्डर में देखिए, ये ऊपर हम एसी एक्रोमिक क्लेविकल एसी ज्वाइंट भी कहा जाता है इसको। इस ज्वाइंट में आप देख रही हैं ये हमारी क्लेविकल बोन के जो हैं, जो इसे टेंडन, जो इसके ज्वाइंट बोन्स आपने में अक्सर मोस्टली करे कॉमन करे, ये जो है ये वो पीपल्स को कॉमन उसको होता है जिनको, जिसको हम कॉलर बोन के साथ अटैच होता है, ये हमेशा यंग को होता है, जब बाजू का किसी एक्सीडेंट की वजह, किसी रीजन के डायरेक्शन वजह से ज़्यादातर ये अफेक्टेड होता है। और वो जब होते हैं जो पेशेंट बाज़ों का बास्केटबॉल गेम खेलते हैं और गेम की वजह से ज़्यादातर ये अफेक्टेड होता है। ये हाथ में जब हाथ की रेंज ऊपर उठाएंगे तो इतना पेन होता है जिससे ये इंडिकेट होता है कि जॉइंट में इसी में इंजरी हुई। जब भी हाथ की रेंज, डायरेक्शन, हम रेंज को जब चेक करते हैं शोल्डर की, तो किस रेंज में और कितने एंगल तक जा रही है तो उस रेंज से मालूम चल जाता है। इसमें ज़्यादातर डैमेज क्या होता है, कार्टिलेज, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो अगर इसमें 3 पिक्चरें आ रही हैं, मुख्तलिफ पिक्चर में आप देखते हैं इसमें माइनर होता है और जब जो मेजर होता है वो इसमें नज़र आए, इसमें ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है फ्रोजन शोल्डर पे हम बात करेंगे। देखिए फ्रोजन शोल्डर जो है मोस्ट कॉमनली 50 साल वाले ऊपर वाले पीपल्स को, पेशेंटों को 50 साल से ऊपर जो होते हैं उन्हों को ज़्यादातर ये होता है। इन्हों के अक्सर में क्या होता है, कैसे पता चलेगा फ्रोजन शोल्डर हुआ है, सबसे पहले हमें पता चलता है कि उसके कंधे में जब आप मूवमेंट देते हैं तो उसमें पेन बढ़ जाता है कंधे में, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो जो उसकी हरकत रेंज है वो बहुत कम हो जाती है जब आप इसमें चेंज करते हैं। जैसे 90 एंगल पे कभी भी इसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा, जब इसमें इंक्रीज तो फ्रोजन होगा। तो ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके मूवमेंट में बहुत पेनफुल होता है, मुश्किल चीज़ें, लेकिन ये जो फ्रोजन शोल्डर होता है ज़्यादातर डायबिटीज पेशेंट को होता है। देखिए इसमें कोई ऐसी साइन सिम्टम मूवमेंट्स नहीं आती, लेकिन जब आप एक चेक करेंगे तो ऐसे पेशेंट के लिए फिजिकल की जो है अपना इसको फिजियोथेरापी की मस्ट भी ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंटों को, क्योंकि डायबिटीज पेशेंटों को ये चीज़ ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ की रेंज डिक्रीज, मूवमेंट्स कम, जब दर्द होगा तो माइनर दर्द से मेजर तक चला जाता है, क्योंकि इसके जॉइंट्स में जो आपने बताया था उसमें जो कैप्सूल लाइक होता है, इसमें ये आप देख रहे हैं जॉइंट को अच्छी तरह, इसमें रेडनेस आ रही है, नॉर्मल जॉइंट देखिए, और ये देखिए इसमें सारे में इन्फ्लेमेशन सोजस आ जाती है। रोटर कफ की बात करेंगे। अब रोटर कफ की जो इंजरी जो होती है, इंजरी जिसको टेंडनटाइटिस कहा जाता है, ठीक है, टेंडन्स, टेंडन मुख्तलिफ रूट में होता है। रोटर कफ में आप देखें, रोटर कफ इन्फ्लेमेशन जब पेन मूवमेंट था, ठीक है, आप इसमें 2 पिक्चर आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल रेंज में आप पिक्चर देख लीजिए, ये एबनॉर्मल देखिए। इसमें मुख्तलिफ मसल्स हैं जिनका ज्वाइंट इस बोन के साथ होती है। मैंने आपको पहले कहा था जब भी ये मसल्स बोन के साथ अटैच होता है वो उसको, उस छेड़े को हम टेंडन कहते हैं। अब तीनों जॉइंट्स में आप मसल देख रहे हैं, मुख्तलिफ मसल्स हैं जो इसमें, एकदम सबसे पहले जो हमने मसला पढ़ा था मसल्स सुप्रास्पाइनेटस, ये इसका ज्वाइंट आपके ह्यूमरस के साथ हो रहा है। उसके बाद हमने नीचे और मसल्स पढ़ा था,
जो उसका ये जॉइंट्स आ रहा है। इसके अलावा हमने अगर इसको बाइसेप मसल जो ह्यूमरस वाला है उसका भी जॉइंट इसमें आना है। तीनों का जो है इस जॉइंट्स में आता है। बाजू का इस टेंडनस में, इसमें माइनर में इसमें सोलिंग आ जाती है, पेन होता है इसमें इस कंडीशन रिपीटेड पेन होता है। जो स्विमिंग, टेंस या पेंटिंग ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर जो काम करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर मोमेंट्स में, इन्हों को ज़्यादा ये होता है ओवर यूज़ करने वालों को। ऐसे कि अगर इसको होता है तो इसको कार्टिसोन इंजेक्शन के से भी इसको इन्फ्लेमेशन को कवर किया जाता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे जिनों का जो ये प्रोफेशनल जो स्विमिंग करते हो या डांस करते हो या पेंटिंग करते हो, उन्हों को ज़्यादातर ये जॉइंट में टेंडनाइटिस होता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से, उनको वर्किंग ज़्यादा करने की वजह से ये चीज़ हो सकती है। जो ओवरलोड एक मसल्स में क्यों कैसे हो सकती है, ओवर यूज़ करने से वैसे जॉइंट्स के जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से ये जॉइंट्स के ये वीक हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, सोजस ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा हम टेंडनाइटिस में बात करेंगे। ये देखिए, ये मसल सबसे बड़े आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जिसमें भी ओवर यूज़ होता है। ये जो है इनमें ये जो इसके है ये वीक हो जाते हैं ज़्यादा यूज़ करने से, और ये पतले भी हो जाते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा टाइम आप वर्किंग में या उनमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, हीयर स्पाइन, ठीक है, इसमें इंजरी भी हो सकती है और मैंने अदरवाइज भी ये सारी चीज़ें इसमें आती है, जिसको टेंडिनोसिस कहा जाता है। ये वो बंदे होते हैं जो मिडिल एज वाले, ज़्यादातर वो उन्हों में नज़र आता है जो मिडिल एज के बंदे होते हैं और ज़्यादा वर्किंग करते हैं, जिनमें टीआर टेंडनेस ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कैल्सिफिक टेंडनाइटिस कहते हैं। ये जो 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 टेंडनस है, इसको कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इसका रिटर्न में अगर कंडीशन में देखते हैं आप टेंडन की, ये टेंडन इस पिक्चर में देख लो, इनसाइड पिक्चर, इसमें हमेशा मसल्स में कि जो टेंडन है उसमें कि जॉइंट में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। और अक्सर क्या होता है इस पेशेंट को, कि कैंसर पेशेंट को देखा जाता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हों के, और मिडिल एज वाले जो होते हैं उन्हों में ये चीज़, एक शुगर वाला पेशेंट और दूसरा मिडिल एज वालों में ज़्यादातर ये चीज़ें कैल्शियम डिपॉजिट होती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी जो है रीअब्जॉर्ब कैल्शियम को डिपोज कर देती है। अक्सर देखा जाता है ना कंजर्वेटिव प्रोड्यूसर जो वो हैं जो करते हैं रिमूव, इसको कैसे हटाया जाता है कैल्शियम को, एक नीडल के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो फिजियोथेरापी में या आम अल्ट्रासाउंड आपने देखा है उसमें यूज़ करके उससे रेजेस होते हैं, जिससे ये इसको डिपोज को कवर किया जाता है। और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होती है इसकी फिजियोथेरापी होती है, इसमें फिर उससे अल्ट्रासाउंड के साथ, जिससे ये जो कैल्शियम को डिपॉजिट होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और साथ में मूवमेंट, एक्सरसाइज और देने से ये बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन ये ज़्यादातर वो पेशेंट होते हैं जो डायबिटीज पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये कैल्सिफिक टेंडनाइटिस होता है, जिसका मतलब होता है कैल्शियम का डिपॉजिट होना। इसके अलावा हम बात करेंगे, चलिए इसके और भी एक पिक्चर में आप देख सकते हैं टेंडर टीयर्स। टीयर में देखिए आप टीयर में देखते हैं, इसमें दो कैटेगरी आती है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ जो सुनने में, दो कैटेगरी का मतलब होता है, एक वो टेंडनस टीयर होती है जिसको हम एक्यूट टीयर बोलते हैं, एक वो चीज़ होती है जो क्रोनिक होती है। एक्यूट हमेशा गिरना है, एक्यूट किसको कहा जाता है, जिसमें ये टेंडन में आपने देखे टीयर ट्रामा, ये इसमें कट लग गया है जो इसमें, अगर ये एक्यूट 1 वीक को से ज़्यादा हो तो वो क्रोनिक में चला जाता है, अगर 1 वीक भी हो तो उसको अक्यूट में कहते हैं। और एक अक्यूट वालों की जो मॉडरेट जो मैनेजमेंट की जाती है, सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट होती है इसकी देखा जाता है, उसमें कार्टिसोन इंजेक्शन भी यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो क्योंकि उसकी सोलिंग को कवर करने के लिए,
और प्लस ऐसे पेशेंट को हम जो है फिर अपना कोल्ड कोल्ड थेरापी जिसको हम आईएसपी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जब 1 वीक में एक्यूट हो, जब क्रोनिक बन जाए तो उसमें आप हीटिंग पैड वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जब एक्यूट हो मैंने 1 वीक के अंदर में कोई चीज़ हो तो उसमें ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट हीटिंग यूज़ नहीं की जाती। उस दौरान जो है ठंडा, जिसमें आइसिंग या कोल्ड बॉक्स कोई भी हो वो आप यूज़ किया जाता है, और इसमें कार्टिसोनाइजेशन यूज़ की जाती है स्वॉलिंग करने से। ठीक है, क्योंकि ये अपना जॉइंट आपने बिल्कुल इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, मसल्स का छेड़ा बोन के साथ में जो टेंडेंसी इसमें हमेशा टेयर आ जाता है। ऐसे पेशेंट को जो है आपको ब्लड सप्लाई की टेंडेंसी लेस होने की वजह से, किसी रीज़न के डेवलप की वजह से टीआर हो सकता है। और इसके 50% वो पीपल होते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं, लेकिन उनकी कोई सिम्टम नज़र नहीं आती। उसके अलावा अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर फॉर रोटर ऑफ कफ इंजरी, जो हमने रोटर कफ की सारी चीज़ें दिखाए अंदर के बांट के, किन को खतरा होता है, सबसे एज कौन सी बंदों को, कौन सी एज वालों को होता है, सब रोटर कफ की इंजरी का होता है। और दूसरा वो जो ऑक्यूपेशन जो स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर हम कहते हैं उन्हों के में ये चीज़ होती है। जैसे पेंटर जो काम करने वाला ज़्यादा हो, वॉलीबॉल प्लेयर जो हैं उन्हों के इस हिस्ट्री में ये ज़्यादा उन्हों पे ये प्रॉब्लम आती है और इंजरी उन्हों की। इसके अलावा अगर हिस्ट्री प्रीवियस में अगर देखा जाए कि इनको शोल्डर में पहले से ट्रामा हुआ हो, जख्म चोट लगी हो, या डिसलोकेशन हो, या फ्रैक्चर हो, इससे पेशेंटों को ज़्यादा खतरा होता है रोटर कफ इंजरी की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हों को भी ज़्यादा खतरा होता है इस फैक्टर का मतलब होता है रिस्क का मतलब रिस्क फैक्टर। उन्होंने ऐसे पेशेंट जिनको हमें पता चले अगर ये डायबिटीज पेशेंट है तो उनको हम ये एहतियात करनी चाहिए, तो उनमें ये रोटर कफ की ज़्यादा हो सकती है। या वो हिस्ट्री में जिन्हों का प्रीवियस में पता हो कि इसकी डिसलोकेशन हो, फ्रैक्चर हो, ट्रामा हो, कोई चीज़ हो, ऐसे पेशेंट को हम में अगर हिस्ट्री में लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये चीज़ों में ये ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं जिन्हों में ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें रोटर कफ में कोई कौन सी ऐसे निशानियाँ होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा तो इसमें ये चीज़ आई हुई है। तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें कौन सी निशानी है, इसमें वीकनेस नज़र आएगी। इतनी वीकनेस होगी कि आप हाथ ऊपर नीचे उठा नहीं सकता, और दूसरा बहुत कमज़ोर महसूस होगा, और उसमें हाथ को ऊपर नीचे करने में, उठाने में बड़ा उसको पेन होगा। जिस तरह अगर वो हेयर वॉश भी हो, अगर बालों को अगर वॉश करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, ज़्यादातर इतना तक पेन होता है कि कोई अंडा भी तोड़ नहीं सकता, इतना ये दर्द होता है जब रोटर कफ की इंजरी हो। ऐसे क्योंकि उसका पेन एक तो रेडिकेट करता है अपर से लोअर तक, बाजू में ये रेड करता है, और इसमें जब भी आप हाथ को ऊपर उठाएंगे बाजू को तो उसमें पेन बढ़ जाएगा। इसमें ये 3-4 चीज़ें बहुत रोटर कफ की ज़्यादा होती है आपने। और इसके अलावा अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए, इंजरी के लिए हमें क्या करना होता है, बस को देखिए डायग्नोसिस करने के लिए नेसेसरी नहीं होता कोई हर बंदा टेस्ट करे, लेकिन इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस के लिए। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के साथ एक बंदा तो हिस्ट्री ले लेता है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पहले शोल्डर में जब एग्जाम किया जाता है तो उससे उसकी रेंज देखने के बाद पता चल जाता है इस रेंज में क्या है। उसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे में ज़्यादातर बोन्स आती हैं, बोन्स का पता चलता है कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है या कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई डिसलोकेट नहीं है। ज़्यादातर बोन में 2 चीज़ें आती हैं, या फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन हो, वो देखी जाती है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं,
अल्ट्रासाउंड में हमारे मसल्स हैं, बोन है, उसकी कंप्लीट डिटेल पड़ जाती है। उसके अलावा एमआरआई कर दी जाती है, सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे हमें ये डायग्नोसिस है, हमें पता चल जाता है कि इसमें कहाँ फॉल्ट है, क्या मसला है, कहीं टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है या उसके टेंडन्स में है, बोन में है, वो क्लियर पता चल जाता है। इसके फ्रोजन शोल्डर की हम बात करेंगे। देखो, ऐसे पेशेंट जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है, उसको कॉमन मूवमेंट्स में, स्ट्रेचिंग में, एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी रेंज को बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दर्द की वजह से उसकी जो मूवमेंट्स है उसकी रेंज कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए लाजमी होता है कि उसकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेडिसिन के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, इसमें हीटिंग और प्लस उसमें क्योंकि उसका पेन को रिड्यूस किया जाए, उसके साथ में उसको स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, मैनुअल मूवमेंट्स, उसको जो है इसकी रेंज बढ़ानी होती है, जिससे वो जब रेंज कंप्लीट आ जाएगी तो उससे ये पेन रिड्यूस हो जाएगा। जब तक रेंज कंप्लीट नहीं आएगी तब तक इसका फ्रोजन शोल्डर वालों का दर्द खत्म नहीं होता।